Hello, my friends. Today we have the new topic, or we can say the new chapter, that is capacitance. After potential, we have to cover capacitance, and capacitance is something that actually tells you that how much charge can be stored in a conductor. Capacity, आप लोग जानते हैं capacity, किसी भी कंडक्टर के पास चार्ज को स्टोर करने की, जमा करने की कितनी कैपेसिटी है, उस प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कैपेसिटेंस। बट बिफोर दैट, इससे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि कोई कंडक्टर चार्ज को फ्लो क्यों करता है, क्या वजह है, किसे हम कंडक्टर कहते हैं, किसे हम इंसुलेटर कहते हैं, हम उसकी बात करेंगे थोड़ी सी। और आज मौसम बहुत ही अच्छा है, बाहर बारिश हो रही है, सो इट्स गोना बी रोमांटिक एम्बियंस आउट देयर। ओके, अब जो है हम लोग बात करते हैं। सो विल टॉक अबाउट कंडक्टर। कंडक्टर हम लोग किसे कहते हैं? कंडक्टर। ओके, हम बचपन से जानते हैं दैट कंडक्टर इज एनी काइंड ऑफ सब्सटेंस दैट कैन दैट अलाउज द चार्जेस टू फ्लो, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। ऐसा होता क्यों है, तो हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, कंडक्टर को समझने के लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक है बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और एक है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों चीजें क्या हैं? डेफिनेशन आप जानते हो, हर वो सब्सटेंस, हर वो पदार्थ जो अपने आप से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने दे, गुजरने दे, उसको हम चालक कहते हैं या फिर कंडक्टर कहते हैं। अब इसका रीजन क्या है? हम जानते हैं कि जितने भी हमारे पास मेटल्स हैं, जो भी धातु हैं, वो सभी कंडक्टर हैं। क्यों हैं, हम उसकी बात करेंगे। आपने एक चीज देखी होगी, जितने भी मेटल्स हैं, उन सभी मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स या किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन सजे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट ऑर्बिट्स में सजे होते हैं। आपने क्लास 11th केमिस्ट्री में पढ़ा है इस चीज को। तो अब हम लोग बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे हमेशा कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। 11 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, सेकेंड ऑर्बिट में 2, 2, 4, 6, 8 इलेक्ट्रॉन है, और जो भी थर्ड ऑर्बिट है, इस थर्ड ऑर्बिट में आपको 1 इलेक्ट्रॉन है। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास 11 प्रोटॉन्स हैं। न्यूक्लियस ने 2 इलेक्ट्रॉन को, 8 इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ रखा है क्योंकि वो नजदीक हैं। लेकिन जो हमारा वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाते हैं, सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो हमारा है, उसमें आपको एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस से दूर है। न्यूक्लियस से दूरी होने की वजह से इस न्यूक्लियस का जो इस पर असर है वो बहुत ही कम होता है। कम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो सकता है। अगर इसको थोड़ा सा भी एनर्जी मिले तो ये अपने इस एटम को छोड़ के बगल वाले एटम में शिफ्ट कर सकता है। बगल वाला एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे में शिफ्ट कर सकता है। इस तरह से हम इस इलेक्ट्रॉन को कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। ये हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ठीक, अब आपके पास सोडियम का एक कोई बहुत बड़ा सैंपल है और इसमें बहुत सारे एटम्स हैं। इसमें बहुत सारे एटम्स इस तरह से सजे पड़े हैं। अब ये जो आपको फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सॉलिड स्टेट पढ़ा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि मेटल्स या फिर सॉलिड्स के बीच में वाइड्स होते हैं, सॉलिड के बीच में खाली जगहें होती हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स चाहे तो उन खाली जगहों में मूव करेगा या फिर एक से दूसरे एटम में मूव करेगा। इसका वाला इसे मूव करेगा, इसका वाला इसे मूव करेगा। तो इस तरह से इसके पास एक रैंडम मोशन होगा। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, किसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन हम उसको कहेंगे जिस पर न्यूक्लियस का उतना असर नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात भी करोगे तो सोडियम के पास 2, 8 और 1। अब आप देखो, अगर हम केमिकली जाएं, केमिस्ट्री के हिसाब से जाएं, तो सोडियम को अपने बाहर 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना पड़ेगा या फिर इस 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा। कौन सा ज्यादा इजी है? 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी है, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम में, ये क्या कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो आपको पूरे मेटल के सैंपल में ये फ्रीली मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है
तो इलेक्ट्रॉन के मूव करने, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट को तो हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो अगर ये मूवमेंट हो रही है तो क्या ये इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। अभी हमारे पास सोडियम का एक टुकड़ा है, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में या फिर खाली जगहों में मूव कर रहे हैं, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसकी बहुत बड़ी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो मोशन होता है वो रैंडम है। अगर हम इस चीज को यहाँ पे यूं शो करें, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सिर्फ हम शो कर रहे हैं, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्री शो, जो कि आपको इस तरह से हैं। अब आप ध्यान दो, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को इसने कैंसिल आउट कर दिया, क्योंकि वेलोसिटी इसकी इस तरफ है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, रैंडम मोशन में है। इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को इसने कैंसिल आउट कर दिया, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को इसने कैंसिल आउट कर दिया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कैंसिल आउट हो जाता है। और अगर कैंसिल आउट होता है तो हमारा टोटल मूवमेंट कितना हुआ? 0 हुआ। और अगर टोटल मूवमेंट 0 हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनी। तो अभी अगर हमारे पास मेरे हाथ में ये आपको सोडियम का टुकड़ा है, लोहे का टुकड़ा है, कॉपर का टुकड़ा है, और मैं इसको छूता हूं तो क्या हमें करंट का एहसास होगा? इलेक्ट्रिक करंट लगेगा? नहीं, कोई एहसास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल जो मोशन है दैट बिकम्स 0। ठीक है, तो एक बात अभी तक आपने ये समझी कि अगर कोई कंडक्टर है तो उसके पास एक रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन, और उस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से वो अपने आप से चार्ज को कंडक्ट कर सकता है, वो हम देख रहे हैं। तो चार्ज कंडक्ट हो रहा है लेकिन अभी इलेक्ट्रिक करंट नहीं बन रही। लेकिन अगर बाय चांस हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर दिया, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन जिन पर सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, ये सभी अब एक लाइन से होके, अलाइंड होके पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करना शुरू कर जाएंगे। अब जो उनकी मूवमेंट हो जाएगी वो रैंडम मोशन नहीं होगी, बल्कि वो इस तरह की मूवमेंट हो जाएगी, ये ऐसी मूवमेंट हो जाएगी। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब एक साथ एक तरफ जाएंगे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को, इनके मोशन को कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट नहीं कर सकता। अगर ये कैंसिल आउट नहीं कर सकता तो हमारे पास ओवरऑल इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा हमें, और जब भी चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेस होता है तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इस तरह से कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट को अपने आप से अलाउ करता है। ठीक है, तो ये रीजन है किसी भी कंडक्टर का अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करना, ये इसकी बहुत बड़ी वजह है। एंड द रीजंस आर फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन हैं जो न्यूक्लियस से बंधे हैं, ये वाला, ये सारे इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन्स विल बी कॉल्ड बाउंड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, क्योंकि ये अपने एटम को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। बाहर कौन जा सकता है? फ्री इलेक्ट्रॉन जा सकता है। तो अगर हमें किसी ने पूछा कि इलेक्ट्रिक करंट किसी भी कंडक्टर में कौन प्रोड्यूस करता है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, तो हम क्या कहेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, अच्छी बात है। एक टर्म और आ सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, ये क्लास आपकी समझने वाली है आज, इसमें आपको लिखने का उतना नहीं है। तो ये बात हुई, ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई। ये चीज नॉन कंडक्टर में नहीं होगा। जो भी नॉन कंडक्टर है, लकड़ी का टुकड़ा है, कागज है, प्लास्टिक है, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से आपको एक एटम से दूसरे एटम में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन मौजूद ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है। दैट्स व्हाई वहां पर आपको इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस नहीं होगी। तो दिस इज द रीजन व्हाई ए कंडक्टर अलाउज द चार्जेस टू फ्लो विद इन इटसेल्फ। ये एक बड़ी बात है। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं कि ये हमारा सोडियम का टुकड़ा है, और इस सोडियम के टुकड़े से हमने कुछ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया, या हम बाहर से इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, हम आउटर इलेक्ट्रॉन्स को हम दे रहे हैं। अगर आउटर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इस पर जो भी नेगेटिव चार्ज आएगा, क्या ये एक ही जगह होगा या ये पूरे में फैल जाएगा? अब आप जानते हो अगर ये कंडक्टर है तो वो चार्ज इस जगह पे नहीं रहना, उस चार्ज को पूरे कंडक्टर में इक्वली क्या हो जाएगा? वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर इसका उल्टा करें,
अगर हम इस कंडक्टर से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर लेके जा रहे हैं, हमने बाहर निकाल लिया आपको, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बना, क्या वो पॉजिटिव चार्ज एक जगह रहेगा या वो पॉजिटिव चार्ज इक्वली पूरे कंडक्टर में आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? तो आप जानते हो कि जो कंडक्टर है तो वो चार्ज इक्वली पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम नॉन कंडक्टर की बात करें, अगर हम इस प्लास्टिक मटेरियल की बात कर रहे हैं और हमने यहाँ पर एक चार्ज, इसको चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव जनरेट किया, तो वो इसमें मूव नहीं कर सकता। जहां पर हमने जनरेट किया वो चार्ज वहीं पे रहेगा। लेकिन अगर हमने कंडक्टर की बात की, अगर हमने वहां पर एक चार्ज जनरेट किया है तो वो वहां पे नहीं रहेगा, वो चार्ज पूरे कंडक्टर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखना। इस पे हम चार्ज प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमने इसको रगड़ा, हमने इसको रब किया, अगर हमने इसको रब किया तो इसमें चार्ज प्रोड्यूस हुआ, लेकिन वो चार्ज यहीं पे रहेगा, वो चार्ज पूरे में फैलेगा नहीं। लेकिन अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर के चार्ज को फैलना पड़ेगा, वो पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब हमें ये बात समझ में आती है कि जो भी हमारा कंडक्टर है, उस कंडक्टर के पास चार्ज हम उसमें पूरे में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पूरे में चार्ज को हम स्प्रेड कर सकते हैं। कितना स्प्रेड कर सकते हैं चार्ज को एक कंडक्टर के पास? क्या हम, अगर ये हमारा कंडक्टर है, इस पे हम चार्ज दे रहे हैं, तो क्या ये इनफाइनाइट चार्जेस को लेगा या उसकी एक कैपेसिटी होगी? तो उसकी कुछ कैपेसिटी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर ये कंडक्टर है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, हमने एक चार्ज हम लेकर आए कहीं से और दूसरा चार्ज, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हमने इस पर जनरेट किया, दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगर हम जनरेट करेंगे तो वो आना नहीं चाहेगा, क्योंकि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। तो हमें वर्क करना पड़ेगा और जो भी हम वर्क करेंगे वो इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा। ये हमने लास्ट चैप्टर में किया हुआ है। अगर इसके पोटेंशियल को बढ़ाएगा तो उससे क्या आएगी? इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी। ठीक है, तो पोटेंशियल बढ़ता गया, पोटेंशियल बढ़ता गया, तो किसी भी चीज की पोटेंशियल की एक वैल्यू होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जब तक इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा तब तक चार्जेस आते रहेंगे, चार्जेस जमा होने की कैपेसिटी भी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज के स्टोर करने की एक कैपेसिटी होती है, एंड दैट कैपेसिटी इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो अभी आज मैंने ये इस चैप्टर में, ये पहली क्लास में सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा था कि किसी कंडक्टर में चार्जेस क्यों कंडक्ट होते हैं। रीजन इज फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक की वजह से, चार्ज की वजह से इंडक्शन कैसे प्रोड्यूस होता है, इंडक्शन क्या है, हम वो बात करेंगे, जो हमने पहले बात किया है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले, बिल्कुल पहले वाले चैप्टर में, कूलॉम्स लॉ में। और फिर हम लोग बात करेंगे आपको किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कंडक्टर के पास क्या होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कोई कंडक्टर को हम रखते हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाती है, क्यों हो जाती है, हम उसकी बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।